हेलो डियर स्टूडेंट, आज के सत्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर जी.एस. सिंह आपके समक्ष भूगोल के प्रश्न पत्र जो अब तक यूपी पीसीएस, संघ लोक सेवा आयोग, बिहार पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस या अन्य हिंदी भाषी राज्यों में जो परीक्षा हुए हैं उनका एक सीरीज लेकर आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। सर्वप्रथम बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग प्रश्न पत्र पर डिस्कशन करेंगे, यह डिस्कशन व्याख्यात्मक जो उत्तर आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा यह विस्तृत होगा, तार्किक होगा और सटीक होगा। और भविष्य में जो एग्जामिनेशन परीक्षाएं लोक सेवा आयोग द्वारा या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होगा उसमें पूछे जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि जब सिविल सर्विसेज की आप तैयारी शुरू करते हैं तो आपके पास एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए, समय प्रबंधन होना चाहिए और उन सब विषयों पर भी मैं बात करूंगा। और इसको सॉल्व करते हुए, इसमें डिस्कशन करते हुए हम आपको बताएंगे कि इसको सॉल्व करने की टिप्स क्या होती है, सही रणनीति क्या होती है, इन सब बातों पर हम भी बात करते चलेंगे। आज हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक पीसीएस की परीक्षा 2020 जो अक्टूबर में अभी हुई है उसका सटीक एनालिसिस, विस्तृत व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आपके टिप्पणी का इंतजार रहेगा। तो हम आ रहे हैं सीधे प्रश्न पत्र पर लेकर। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे प्रश्न पत्र में है, इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें कुछ देश हैं, उनकी राजधानी है। इसमें जैसे दिया हुआ है ए मोरक्को, तो मोरक्को की राजधानी क्या है? राबात। बी ट्यूनीसिया, ट्यूनीसिया की राजधानी क्या है? ट्यूनिस। अल्जीरिया की राजधानी क्या है? अल्जीरियस। और डी केप वर्डे, केप वर्डे इसमें जो दी हुई राजधानी है बमाको, लेकिन बमाको केप वर्डे की राजधानी नहीं है, यह माली की राजधानी है। और ये अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं, मोरक्को, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया। केप वर्डे की बात करते हैं, यह अटलांटिक महासागर में अफ्रीका महाद्वीप का द्वीप समूह है, एक देश है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी प्रिया है। तो केप वर्डे की राजधानी प्रिया है और इसमें दिया हुआ विकल्प क्या है? बमाको, जो कि सही सुमेलित नहीं है। दूसरे क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? ए ठाणे महाराष्ट्र, बी मैसूर कर्नाटक, सी दरभंगा बिहार, डी होशंगाबाद मध्य प्रदेश। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो कमीशन यानी उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा आयोग का जो उत्तर है दरभंगा बिहार है, लेकिन यह उत्तर विवादित है। इसका जो सही उत्तर है ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश है। आपको ध्यान रखना है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, लेकिन कमीशन द्वारा दिया गया उत्तर दरभंगा बिहार है। इस पर चैलेंज किया जा सकता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण होती है। मिट्टी के संरक्षण के लिए, मृदा के अपरदन को रोकने के लिए सबको जागरूक होना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखकर हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। यह भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपको याद होना चाहिए। इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिणी अफ्रीका का पोस्ट मासबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? ए यूरेनियम, बी बॉक्साइट, सी मैग्नीज, डी अभ्रक। इसमें सही उत्तर होगा सी मैग्नीज। तो पोस्ट मासबुर्ग मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है और दक्षिणी अफ्रीका में आपको याद होगा सोना, हीरा, यूरेनियम
का भी पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है। उनके उन खनिजों के खानों का नाम भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ग्रीन हाउस बहुत चर्चित शब्द है और इसमें जो सटीक उत्तर होगा -18 डिग्री सेल्सियस होगा, विकल्प बी सही होगा। अगर यही फ़ारेनहाइट में होता तो इसका उत्तर क्या होता, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होता। ध्यान रखिएगा, उत्तर जैसे सारे उत्तर इसमें विकल्प से डिग्री सेल्सियस में दिए गए हैं, लेकिन यही विकल्प फ़ारेनहाइट में भी दिए जा सकते हैं। इसी क्रम में आगे ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें 2 सूची है, सूची 1, सूची 2। एक तरफ पर्वत है, दूसरी तरफ देश का नाम है। तो आपको याद होगा एटलस पर्वत, ये कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में है, मोरक्को और अल्जीरिया में है। इसका क्या होगा, ए का 4 होगा। एटलस कैसा पर्वत है, बलित पर्वत है, तृतीय युगीन पर्वत है, टर्सरी पीरियड का बना हुआ पर्वत है। दूसरा क्या है, किलिमंजारो। किलिमंजारो कहाँ पर है, ये अफ्रीका के तंजानिया देश में है। तो बी का क्या होगा, 3 होगा, बी का 3 होगा। और किलिमंजारो ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है और ये मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। सी चिम्बो रेजो, ये कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका के इक्वाडोर में है। सी का क्या होगा, 2 होगा। और डी है पाइरेनीज, ये मोरक्को में है, सॉरी आई फ्रांस में है। पाइरेनीज, डी का क्या होगा, 1 होगा। एक ऐसा पर्वत है, बलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है। इस तरह से जब आप सही उत्तर में बात करेंगे तो ए का 4 होगा, बी का 3 होगा, सी का 2 होगा, डी का 1 होगा। सही विकल्प क्या है, 5 का ए। क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प ए सही है। इसी क्रम में आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है। ए है परिस्थितिक अनुक्रम, बी है सीयर, सी है समुदाय गतिकी, डी है जैवभार का पिरामिड। तो बहुत ही सरल और चर्चित क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है, आपको ध्यान रखना है। इसमें सही उत्तर क्या होगा, 6 का बी सही होगा, विकल्प बी सही होगा। इसी को हम सेरे कहते हैं, इसमें सीयर लिखा हुआ है, इसी को हम सेरे कहते हैं, SERE। इस पर हम आगे बात आपसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 7 पे आ रहे हैं। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। किंटा घाटी मलेशिया में है। मलेशिया दक्षिणी पूर्वी एशिया का देश है। इसका विकल्प है ए रबड़ उत्पादन के लिए, बी चाय के उत्पादन के लिए, सी टिन के उत्पादन के लिए, डी कहवा उत्पादन के लिए। इसका सटीक उत्तर क्या होगा, 7 का क्वेश्चन नंबर 7 का सी होगा। इसलिए प्रसिद्ध है, टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसी क्रम में हम आगे ले चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। ए इसमें दिया हुआ 1 गेबोन, 2 सोमालिया, 3 भूमध्य रेखीय गिनी, 4 रवांडा। तो इसके लिए आपको आना चाहिए कि भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। यह भूमध्य रेखा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। फिर आप ध्यान देंगे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर को भी क्रॉस करती है। और फिर आप ध्यान देंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के किस देश से जाती है। तो आपको याद होना चाहिए कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के जो सबसे पश्चिम में देश है, इक्वाडोर से जाती है, कोलंबिया से जाती है, ब्राजील से होकर गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप के देखोगे किन देशों से जाती है, गेबन से जाती है, कांगो से जाती है, जायरे, युगांडा, सोमालिया से होकर गुजरती है। एशिया महाद्वीप के इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से होकर यह भूमध्य रेखा गुजरती है। और आपको याद होना चाहिए कि इंडोनेशिया दक्षिणी पूर्वी एशिया का देश है, एशिया महाद्वीप का देश है।
दुनिया में सबसे अधिक द्वीपों पर बसा हुआ देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया है, जहां पर 13,000 से अधिक द्वीप स्थित हैं। तो इसमें सवाल पर हम आते हैं, किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? इसमें सटीक उत्तर होगा भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा। तो कौन सा विकल्प सही होगा? 3 और 4, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का डी। भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। आप लोग एटलस अपने सामने रखिएगा, इससे आपको और बहुत ज्यादा समझने में मदद मिलेगी। अगले क्वेश्चन पे आपको ले चल रहे हैं। जब भी आप सिविल सर्विसेज का पेपर सॉल्व कीजिए या भूगोल को आप पढ़िए तो आपके साथ एटलस जरूर होना चाहिए। जब एटलस रहेगा तो चीज़ों को आप देखेंगे और उससे फिर क्या होगा, आपको चीज़ें तुरंत लर्न हो जाएंगी और आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, क्या होना चाहिए? तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 38 का विकल्प सी सही है, 2.1 होना चाहिए, 2.1 होना चाहिए। इसी क्रम में हम आगे चल रहे हैं और चूंकि हम केवल भूगोल के सवालों का ही जवाब आपको दे रहे हैं और बाकी सवालों के जो जवाब हैं हमारे चैनल के और दूसरे एक्सपर्ट इससे जुड़े हुए हैं, वो आपको बताएंगे। इसी क्रम में हम आगे ले चल रहे हैं, आपके कुछ क्वेश्चन और आगे दिए हुए जो भूगोल के वहां पर ला रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 61 है, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी बार बार पूछा गया, फिर भविष्य में पूछा जाएगा। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? बी होगा, बी, यानी बेनेट द्वारा पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग बेनेट द्वारा किया गया। अब आपके मन में तुरंत आना चाहिए, पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आप सोचिएगा, आगे जवाब हम जरूर देंगे आपको। इसी क्रम में आगे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो अब जरा देखा जाए कौन कौन दिया हुआ। ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मीथेन, डी ओजोन। तो अब हम बात करते हैं प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा। लेकिन आपको याद होना चाहिए कौन कौन सी गैसें हैं जिनको ग्रीन हाउस गैस का दर्जा दिया गया है। तो आपको याद है, सुन लीजिएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा इनको प्रबल ग्रीन हाउस गैस का दर्जा दिया गया है। फिर आगे हम आपसे इस पर बात करते रहेंगे। इसी में अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 63 है, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? ए परिचालन पर्यावरण, बी भौतिक पर्यावरण, सी सांस्कृतिक पर्यावरण, डी जैविकीय पर्यावरण। इसका सही उत्तर क्या होगा? ए परिचालन पर्यावरण। ये कोई पर्यावरण इस तरह का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। इस क्रम में हम आगे आपको ले चल रहे हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और फिर आगे के लिए भी ये क्वेश्चन आप तैयार रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? इसमें है, एक समुद्री जल तल का बढ़ना, दो हिमनदी का पिघलना, तीन बीमारियों का फैलना, चार प्रवाल भित्तियों का विरंजन। तो निश्चित रूप से भूमंडल का तापमान बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव से बढ़ रहा है, जिसके नाते क्या हो रहा है, समुद्र जल का तल बढ़ रहा है, हिमनद पिघल रहे हैं, भी तमाम प्रकार की नई नई बीमारियों का जन्म हो रहा है और प्रवाल भित्ति का विरंजन हो रहा है, प्रवाल नष्ट होते जा रहे हैं। इसमें सही क्या होगा? 1, 2, 3 और 4, इसमें सही सभी स्टेटमेंट सत्य हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो 65, क्वेश्चन नंबर 65 का डी सही उत्तर है। 1, 2, 3 और 4 सभी सत्य हैं। इसी क्रम में हम आगे ले चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका है जिस पे आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 69, राष्ट्रीय
चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो इसमें ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा, डी राजस्थान। इसका सही उत्तर क्या होगा? सी हरियाणा। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य हरियाणा में नहीं है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बीच फैला हुआ है, जिन प्रदेशों से होकर चंबल नदी प्रवाहित हो रही है। इसी क्रम में हम आगे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये भी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 79। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं था? ए प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, बी पर्यावरण प्रदूषण, सी राजनीति एवं विकास, डी जनसामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास। इसका सटीक उत्तर सी राजनीति एवं विकास। ये आगे के लिए भी महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पे आपको ले चल रहे हैं, जो भूगोल से संबंधित है। हम आज केवल भूगोल के सवालों पर ही आपसे चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने? इसका सटीक उत्तर है विकल्प सी, क्रमशः 1971 और 1981। तो क्वेश्चन नंबर 93 का सही उत्तर सी है, विकल्प सी है। इसी क्रम में हम आगे ले चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसपे आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर हमारे प्रश्न पत्र में 99 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? तो ए प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, बी जंगलों में आग लगा देना, सी वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्य व्यापार, डी जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। तो अब इसमें देखेंगे तो हम बात करेंगे दो विकल्प पर। विकल्प बी जंगलों में आग लगा देना। तो जब इस पर आप विचार करते हैं तो विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। निश्चित रूप से आज जंगलों में आग लगने से भी तमाम वन्य प्राणी विस्थापित होते हैं, नष्ट होते हैं और विलुप्तीकरण के भी कगार पर पहुंचते हैं। लेकिन डी जनसंख्या की तीव्र वृद्धि की जब बात करते हैं तो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण क्या हो रहा है? लगातार खेत खलिहान कम होते जा रहे हैं, वन की कटाई हो रही है और वहां पर लोग खेती बाड़ी करना चाहते हैं। तो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि भी वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का कह सकते हैं ये भी एक कारण है। तो अब इसमें जो सटीक उत्तर होगा जंगलों में आग लगा देना है। ये ज्यादा अच्छा विकल्प इसका है 99 का बी। इसी क्रम में हम आगे आ रहे हैं, अगले क्वेश्चन पर ले चलते हैं आपको। एक करंट है, आप इसको भी ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 115, भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित में किन दो स्टेशनों के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की? इसका सटीक उत्तर होगा विकल्प बी, देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के मध्य ये ट्रेन चली थी, आपको याद भी होगा। ये उत्तर प्रदेश का सवाल है, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 116, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया? ए आगरा, बी बलिया, सी देवरिया, डी मिर्जापुर। इसका सही आंसर क्या है? डी मिर्जापुर। और इसी क्रम में हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 118, जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने और स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया? तो आपको याद होना चाहिए इसका सही उत्तर क्या होगा? 118 का बी यानी 6 स्थलों को शामिल किया गया और 6 और स्थल उत्तर प्रदेश के इसमें क्या है? प्रस्तावित और हैं, ध्यान रखिएगा। और रामसर कहाँ है? ईरान का एक स्थान है जहाँ पर आदर्श स्थलों के संरक्षण के लिए, बचाने के लिए एक कॉन्फ्रेंस हुआ। उसी के तहत दुनिया के अलग अलग जो स्थल हैं जो नष्ट हो रहे हैं, जिनको संरक्षण की आवश्यकता है, इस रामसर साइट में शामिल किए जा रहे हैं।
इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 पर लेकर आते हैं। ये भी भूगोल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की मूल निवासी नहीं है? ए हल्चू, बी रेंगमा, सी ओंजे, डी सोमपेन। तो आपको याद होना चाहिए कि हल्चू ये अंडमान निकोबार की मूल निवासी हैं। रेंगमा की बात करते हैं, ये नागालैंड और असम के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मुक्ता नागालैंड की जनजात है, जिसका सही उत्तर क्या होगा? 120 का बी होगा। लेकिन अंडमान निकोबार की अन्य जनजातियों को भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आगे हम इस पर चर्चा जरूर करेंगे। 121 पर आकर लेकर आ रहे हैं। 121 बहुत अच्छा सवाल है। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कथनों में कौन सही है? तो एक है, भारत में विश्व के कुल बाघों की आबादी का 70% है। दो है, भारत के लगभग 30% बाघ अभयारण्यों में के बाहर रहते हैं। जब इसके उत्तर की बात करते हैं, इसका जो सटीक उत्तर है ये 75 से 80% बाघ हैं, जो दुनिया के विश्व के कुल आबादी का लगभग भारत में पाए जाते हैं। तो ये लगभग सही एक है। दो की बात करते हैं तो ये दो भी सही है। तो इसका सही उत्तर अब विकल्प 121 का सी होगा। एक और दो इसका सही होना चाहिए। और 122 पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय की नदी है? जब हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की तो आपके मन में आ जाना चाहिए, हम आपको मैप पर भी ले चल रहे हैं, क्योंकि आपको मैप देखना है तो सीधे आप मैप पर चलिएगा और आप देखिएगा हिमालय की आप जानते हैं आप 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी हैं? ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। और जब हिमालय पार की बात करते हैं तो ग्रेट हिमालय के उत्तर में जो पर्वत श्रेणियां हैं, ग्रेट हिमालय के उत्तर में जो पर्वत श्रेणियां हैं, उन पर्वत श्रेणियों को जिसमें लद्दाख का नाम आप जानते हैं, कास्कर का नाम आप जानते हैं, काराकोरम रेंज का नाम जानते हैं, और क्या जानते हैं? कैलाश पर्वत श्रेणी का नाम जानते हैं। इनको ट्रांस हिमालय कहते हैं, इनको हिमालय पार का हिमालय कहा जाता है। और फिर आप देखेंगे जो नदियां हिमालय से निकलती हैं उसमें गंगा और गंगा की सहायक नदियां प्रमुख रूप से हैं। और जब हिमालय पार की बात करते हैं तो हिमालय पार से जो नदियां निकल रही हैं उसमें आप जानते हैं कौन कौन सी नदियां हैं? तो अगर हम मैप ले चलते हैं तो जैसे सिंध, ब्रह्मपुत्र, सतलज, ये नदियां हिमालय पार की नदियां हैं। जो तिब्बत, जो चीन का भूभाग है, जो कैलाश पर्वत के रेंज से निकलती हैं, उसमें सतलज नदी जो हमारा दिया हुआ विकल्प है इसमें कौन सा है? सतलज नदी है। और सतलज नदी ये हिमालय पार की नदी है। ये नदी राक्षसताल है, एक झील है, ये वहां से निकलती है। तो इसका सही विकल्प उत्तर क्या होगा? राकस ताल जिसे हम पढ़ते हैं, बुक में आप देखेंगे राक्षस ताल लिखा हुआ है, एक झील है। और ये झील कहाँ स्थित है? ये तिब्बत के भूभाग में स्थित है। तो वहीं से ये नदी निकलती है। इसमें सही विकल्प क्या होगा आपका? जब हम सही विकल्प की बात करते हैं इसमें क्या होगा? सतलज, झेलम, गंगा, रावी, ये नदियां सब हिमालय की नदियां हैं। सतलज हिमालय पार की नदी है। इसी क्रम में आगे ले चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए कुछ जनजातियां हैं और उनकी अवस्थित है। ए अंगामी नागालैंड, ये सही सुमेलित है, अंगामी नागालैंड की जनजात है। जब बिरहोर की बात करते हैं, ये झारखंड की जनजात है। बिरहोर छत्तीसगढ़ में भी मिलते हैं, झारखंड में भी पाए जाते हैं। अब जब खस की बात करते हैं, खस ये अरुणाचल प्रदेश की जनजात नहीं है। और टोडा तमिलनाडु की जनजात है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजात है। इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। सी विकल्प सी सही है, यानी खस अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं, जबकि इसमें क्या दिया है? पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 में आपको लेके चल रहे हैं, इसको भी सुमेलित करना है। झील एक तरफ है, दूसरी तरफ उनकी अवस्थित दिया हुआ है। तो ए साला झील अरुणाचल प्रदेश में, बी बड़खल झील हरियाणा में, सी लोकटक झील मणिपुर में,
डी कालीवेली झील तमिलनाडु में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका 120 का ए सही होगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। इसी क्रम में आगे ले चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। इनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए की बात करते हैं। अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। ये स्टेटमेंट है, कथन है। कारण क्या दिया हुआ है? अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है। या कथन पर विचार कीजिए तो अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र नहीं है। मुंबई महाराष्ट्र का क्षेत्र है जो सूती वस्त्र का वर्तमान में सबसे बड़ा केंद्र है। तो कथन क्या हो गया? गलत हो गया। कारण की जब बात करते हैं तो अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चे माल की कोई समस्या नहीं है। तो कारण सही है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ए गलत किंतु आर सही, यानी विकल्प क्या होगा? डी होगा। इसी क्रम में आगे ले चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? ए हिमाद्री श्रेणी, बी अरावली श्रेणी, सी पश्चिमी घाट, डी विंध्याचल। जब हम बात करते हैं नवीनतम पर्वत श्रेणी की तो हिमाद्री श्रेणी को हम हिमालय पर्वत श्रेणी के भी नाम से जानते हैं। तो हिमालय भारत का सबसे नवीनतम पर्वत है, तृतीय युगीन पर्वत है, वलित पर्वत है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, लगभग 2412 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। और हिमालय ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी के रूप में फैला है। तो दिए हुए विकल्प में सटीक विकल्प क्या है? 130 का ए हिमाद्री श्रेणी। और तुरंत आपको ध्यान रखना चाहिए, भारत में सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन है? अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रेणी किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? फोल्डेड माउंटेन है, वलित पर्वत श्रेणी है उत्पत्ति के आधार पर, लेकिन वर्तमान में कैसी है? अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है, घिस पिट गई है, कट पिट गई है, केवल अवशेष के रूप में विद्यमान है, जो गुजरात से लेकर कह सकते हैं राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक इसका विस्तार माना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? आपको याद होना चाहिए, क्या है? गुर शिखर है। किस प्रदेश में है? राजस्थान में है। अगले क्वेश्चन पे आपको लेकर चल रहे हैं। ये भी अच्छा सवाल है और यहाँ से भी इस तरह के एक सवाल पूछे जाते हैं। भारत में विभिन्न राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य हैं, यानी नेशनल पार्क और सेंचुरी पाए जाते हैं, जीव आरक्षित क्षेत्र पाए जाते हैं। आपको याद होने चाहिए, यहाँ राष्ट्रीय उद्यान एक तरफ है, दूसरी तरफ उनकी लोकेशन राज्य है। ये इंद्रावती, इंद्रावती कहाँ पर स्थित है नेशनल पार्क? तो छत्तीसगढ़ में है। आपको याद होना चाहिए। ए का 4, बी मुल्लेम, ये कहाँ है? गोवा में है। सी कलेसर, कहाँ है? कलेसर हरियाणा में है। डी बेतवा कहाँ है? झारखंड में है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ए का 4 होगा, बी का 3 होगा, सी का 2 होगा, डी का 1 होगा, यानी 132 का विकल्प ए सही है। इसी क्रम में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 134 है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ दिया हुआ है, एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ उत्खनन शहर है। एक ताबा, इसके सामने दिया हुआ चित्रदुर्ग, 2 लौह अयस्क बेल्लारी, 3 मैग्नीज, 3 मैग्नीज भिलवाड़ा, 4 बॉक्साइट कटनी। तो आपको याद होना चाहिए कि बेल्लारी कर्नाटक में है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, कटनी मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर भी बॉक्साइट पाया जाता है। जबकि चित्रदुर्ग तांबा के लिए नहीं प्रसिद्ध है, मैग्नीज भिलवाड़ा मैग्नीज के लिए नहीं प्रसिद्ध है। इसमें क्या नहीं होगा? कौन नहीं सुमेलित है? 1 और 3। तो 1 और 3 किसमें है? 134 का सी। ध्यान रखिएगा, 134 का सी। इसी क्रम में आगे चल रहे हैं, 136 पे चल रहे हैं। कश्मीर घाटी स्थित है। ए कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणी के मध्य, बी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य, सी महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणी के मध्य,
डी पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणी के मध्य। इसमें सही उत्तर क्या होगा? 136 का डी होगा, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है, याद होना चाहिए। इसी प्रकार से देखेंगे आ, आ, आगे देखेंगे, जैसे ये हिमाचल प्रदेश में आपका कुल्लू घाटी है, कांगड़ा घाटी है, नेपाल में काठमांडू घाटी है, ये भी ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के बीच स्थित है। जबकि हम देखते हैं मध्य हिमालय को लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? पीर पंजाल कहा जाता है। तो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य में कश्मीर घाटी स्थित है। इसी क्रम में हम आगे ले चल रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन है, ये भी महत्वपूर्ण करंट का क्वेश्चन है, लेकिन भूगोल से जोड़ के बता रहे हैं। 137 निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चलित वाहन नीति की घोषणा की गई है? इसमें सही उत्तर क्या होगा? 137 का सी सही होगा, दिल्ली। लेकिन आपको याद होना चाहिए इससे पहले 2019 में उत्तर प्रदेश में इस नीति की घोषणा की जा चुकी है। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए, उन्हें पश्चिम से पूरब की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। जब इस पर आप देखेंगे, 1 बेतवा, 2 केन, 3 सिंध, 4 चंबल, तो आपको याद होना चाहिए चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के भोपाल के निकट से यह नदी निकलती है। मध्य प्रदेश से राजस्थान होते हुए पुनः मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश में आगरा जिले की सीमा से होते हुए इटावा और औरैया जिले में आती है और किससे मिलती है? यमुना में मिलती है। चंबल यमुना की सहायक है। इसी क्रम में दूसरी नदी सिंध है, सिंध है। तीसरी नदी की जब बात करते हैं तो ये बेतवा है। बेतवा मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में आती है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में ये आकर यमुना से मिलती है। और सबसे पूरब में कौन मिल रही है? केन मिल रही है। मध्य प्रदेश के सागर से होते हुए उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में आती है, ये भी यमुना में मिलती है। इसका सही क्रम क्या होगा? 4, 3, 1 और 2। 4, 3, 1 और 2 सही विकल्प क्या है? 138 का ए सही है। इसी क्रम में आगे 140 पे चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देश और लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र दिया हुआ है। ए कजाकिस्तान मध्य एशिया का देश है, करागांडा। बी यूक्रेन, क्रोई राग। सी जर्मनी, नॉर्मैंडी। डी फ्रांस, पाइरेनीज। तो आप जरा इस पर ध्यान दीजिए, कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सटीक उत्तर होगा 140 का सी, जर्मनी। नॉर्मैंडी कहाँ है? ये फ्रांस में है, और फ्रांस में है, जबकि क्या दिया हुआ है? जर्मनी के सामने नॉर्मैंडी दिया हुआ है। और ध्यान दीजिएगा, एक करागांडा या कोयले के लिए भी प्रसिद्ध है। कजाकिस्तान का एक प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है और यहाँ पर एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। और पाइरेनीज के बारे में आप जानते हैं, ये फ्रांस में है, लो एश के लिए प्रसिद्ध है। किरोई राग की बात करते हैं, यूक्रेन का प्रसिद्ध लो एश उत्पादक क्षेत्र है और यहाँ पर उत्तम कोट का लो एश पाया जाता है। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? ए मानसूनी प्रदेश, बी उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि प्रदेश, सी भूमध्यसागरीय प्रदेश, डी भूमध्यरेखीय प्रदेश। इसका सही उत्तर क्या होगा? 142 का सी होगा, भूमध्यसागरीय प्रदेश। आपको याद होना चाहिए, जो भूमध्यसागरीय प्रदेश होता है यहाँ पर विटामिन सी वाले रस भरे खट्टे फल, रसीले फलों की अधिकता होती है। इनकी बहुत अच्छी कृषि होती है। इसी क्षेत्र में जैतून की खेती होती है। भूमध्यसागरीय जलवायु दोनों गोलार्धों में 30 से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीप के पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। यह जलवायु 6 महाद्वीप में मिलती है। यूरोप महाद्वीप के भूमध्यसागर के तटीय क्षेत्रों में, जिसमें स्पेन, फ्रांस, इटली, यूनान, इसी तरह से अफ्रीका महाद्वीप के देशों में देखते हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, इसी तरह दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया में देखोगे जो पर्थ का क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र जहाँ पर्थ स्थित है वहाँ पर पाई जाती है।
दक्षिणी अमेरिका में चिली देश है, चिली देश के मध्यवर्ती पश्चिमी तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। यूएसए, उत्तरी अमेरिका के यूएसए के कैलिफोर्निया में पाई जाती है। और एशिया महाद्वीप के पश्चिमी एशिया का जो क्षेत्र है, जो भूमध्य सागर के किनारे स्थित है, जैसे लेबनान है, सीरिया है, इन क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जहाँ पर शीतकाल में वर्षा होती है और ग्रीष्मकाल क्या होता है, शुष्क होता है। ओके, आपका रिवीजन हो गया होगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है डिस्कशन के साथ साथ आपके सिलेबस को मैं रिवाइज भी करते चलूं, जिससे आपको सुनने में समझने में मदद मिले। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन में आ रहे हैं, यहाँ इसको भी सुमेलित करना है। एक तरफ दिया हुआ है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दूसरी तरफ देश का नाम दिया हुआ है। ए है बागयो, तो ये क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है। इस ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ आते हैं, फिलीपींस में। फिलीपींस में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को बागयो कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरा है हरिकेन। हरिकेन क्या है, सुपर साइक्लोन है, प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ये चक्रवात कहाँ आता है, तो अटलांटिक महासागर के मैक्सिको की खाड़ी, कैरिबियन सागर के क्षेत्र में उत्पन्न होता है। यूएसए, इससे यूएसए का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र प्रभावित होता है। जो पश्चिमी द्वीप समूह है, जिसे वेस्ट इंडीज कहते हैं, वहां भी हरिकेन का प्रभाव होता है। टाइफून की बात करते हैं, ये भी ग्रीष्म ऋतु में प्रशांत महासागर में उत्पन्न होता है। इससे चीन का भूभाग प्रभावित होता है, चीन का पूर्वी तटीय क्षेत्र प्रभावित होता है। बिलीब्रीज की बात करते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया का साइक्लोन है, ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित करता है। और तो इस तरह हम देखेंगे तो ए का क्या होगा, ए का 3 होगा, बी का 4 होगा, सी का की बात करते हैं 2 होगा, डी क्या होगा 1 होगा। तो आपको पता होना चाहिए जो साइक्लोन दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन, दूसरा टेम्परेट साइक्लोन। एक को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं और दूसरे को शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी दो प्रकार के होते हैं, एक क्षीण उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा क्या होता है, प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन में आते हैं, सुपोषण यूट्रोफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो सुपोषण आपको याद होना चाहिए, जहाँ पर जलीय क्षेत्र है, वाटर बॉडी है, जहाँ वहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों की अधिकता होती है, तो जिसके नाते वहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का सघन विकास होता है, जिसका परिणाम क्या होता है, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। तो कथन 1, कथन 2 दोनों सही हैं। सुपोषण इसी तरह का सवाल 2019 में भी पूछा जा चुका है, आगे हम डिस्कस करेंगे, वहां पर लाकर आपको जोड़ेंगे पुनः लाकर। इसमें क्या है, 1 और 2 दोनों सही है, इस तरह का सवाल आगे भी पूछा जाएगा। तो क्या करता है, क्योंकि जब जल में जहाँ पर पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होती है, तो वहाँ पर वनस्पतियों का सुचारू विकास होता है, जिसके नाते जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है। इस तरह से अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, डार्लिंग थ्रेडी ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है। इसका विकल्प है, ए उत्तरी पूर्वी तट, बी दक्षिणी तट, सी पूर्वी तट, डी दक्षिणी पश्चिमी तट। से कहाँ पर स्थित है, ये पर्थ के निकट ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित है। इसका सही उत्तर क्या होगा, 146 का डी। आपको याद होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में जो और पर्वत हैं, कौन से पर्वत हैं, जैसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कोसिस्को चोटी है। और पर्वतों को भी ध्यान में आप रख लीजिएगा, एटलस में देख लीजिएगा, आगे हम पर्वत वाले चैप्टर में विस्तृत चर्चा आपसे करेंगे। 147 क्वेश्चन नंबर पे आ रहे हैं, इसमें है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 प्रोजेक्ट टाइगर, 2 प्रोजेक्ट हाथी, 3 वन जीव संरक्षण अधिनियम, 4 जैव विविधता अधिनियम। तो आपको याद होना चाहिए 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम शुरू किया गया। टाइगर के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए यह योजना बनाई गई। इसी तरह से 1992 में प्रोजेक्ट हाथी का कार्यक्रम भारत में शुरू किया गया। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया। जैव विविधता अधिनियम
2002 में लागू लाया गया। इस क्रम में आप देखेंगे तो सही विकल्प हमारा क्या होगा? 3 1 2 4, 3 1 2 4 कौन सा विकल्प है? 147 का सी। आपको याद होगा कि 1 अप्रैल 1973 को भारत का राष्ट्रीय पशु क्या घोषित किया गया था? बाघ है। और इसी क्रम में बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम भारत में शुरू हुआ। प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल और तमाम ऐसे जीव जंतु जो जिनको संरक्षण की आवश्यकता है उनके लिए विस्तृत कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? ए फ्लोरिडा धारा, बी कनारी धारा, सी अगुलहास धारा, डी क्यूराइल धारा। इसका सही उत्तर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, हिंद महासागर की धारा है 148 का सी अगुलहास धारा। अब आपको याद होना चाहिए कि प्रत्येक महासागर में 2 प्रकार की धारा चलती है, एक गर्म धारा और दूसरी ठंडी धारा। आपको हिंद महासागर में याद करिए कि कौन सी ठंडी धारा चलती है? आपको याद आया? पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा चलती है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तटीय भाग में दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है। जिन जिन तटीय क्षेत्रों में ठंडी धाराएं चलती हैं उन तटीय क्षेत्रों में प्रायः वर्षा बहुत कम होती है, वहां पे प्रायः मरुस्थल पाए जाते हैं। याद है आपको? अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। एक परिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। ए जैव भू रसायन चक्र, बी जैव भूगर्भिक चक्र, सी परिस्थितिक अनुक्रम, सी जैवीय चक्र। इसका सही उत्तर क्या होगा? जैव भू रसायन चक्र। इस पर हम आगे चर्चा आपसे करेंगे, इसलिए यहाँ पर इस पर बात नहीं कर रहे हैं। 150 क्वेश्चन नंबर पे आ रहे हैं। इसमें 2 सूची दी हुई है। सूची 1 में नर जातीय समूह, सूची 2 में देश। ए यहूदी कहाँ पाए जाते हैं? इजराइल में। टेडा कहाँ पाए जाते हैं? याद आ रहा है? लीबिया में। बेजा कहाँ पाए जाते हैं? मिस्र में। लूर कहाँ पाए जाते हैं? ईरान में। इसका सही विकल्प क्या होगा जरा देखा जाए तो ए का 4 होगा और बी का क्या होगा? 3 होगा, सी का क्या होगा? 1 होगा, डी क्या होगा? 2 होगा। तो सही विकल्प क्या है? 150 का डी। तो इस तरह से हम लोग देखें कि उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 2020 का जो प्री का एग्जामिनेशन के जो प्रश्न हैं आपके सामने विस्तृत रूप से मैं डिस्कस किया हूं और इस पर आप विचार कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मैं आगे पुनः 2019 का प्रश्न लेकर अगले दिन आपके सामने उपस्थित होऊंगा और आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।